एक दिन क्लास के सभी बच्चों ने मेरा नाम काली कौड़ी रख दिया। लोग मुझे ब्लैक पैंथर, जली हुई हॉकी स्टिक ऐसे नाम से बुलाते थे। तब मेरे कोच ने मुझे अकेले में बुला के धमका के कहा कि अगर ये बात वापस किसी को पता चली या तुमने तुम्हारे घर पे अगर ये बात वापस बताई तो इसके अंजाम बुरे होंगे। मैं 10th स्टैंडर्ड में थी जब मैंने स्कूल के छत से कूद के सुसाइड करने का डिसीजन लिया। हेलो, मेरा नाम तनिष्का है और मैं 19 साल की हूँ। जोश टॉक्स पे आपने आज तक ऐसी कई कहानियां सुनी होगी जहां लोगों ने अपने बड़े से बड़े मुश्किलों को हराया है, लेकिन आज अपने कहानी के जरिए मैं आपसे उन मुश्किलों के बारे में बात करने वाली हूँ जिसे लोग अक्सर हल्के में ले लेते हैं या जिसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं होती है। हम में से कई लोगों ने ऐसे प्रॉब्लम्स फेस किए होंगे, जैसे कि रात भर नींद नहीं आना या फिर पढ़ाई में मन नहीं लगना, दिन भर चिड़चिड़ाहट सी महसूस होना, है ना। आज से कई साल पहले मैं भी इसी मोड़ पे थी जहां एक तरफ मैं ऑल इंडिया सब जूनियर लेवल बैडमिंटन टूर्नामेंट खेल रही थी और एक तरफ मैं स्कूल के छत से छलांग लगा के सुसाइड करना चाहती थी। लेकिन आज मैं एक मेंटल हेल्थ एक्टिविस्ट और स्टूडेंट हूँ और इसी बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। मेरा सफर 9 साल की उम्र में शुरू हुआ जब मैंने बैडमिंटन क्लासेस ज्वाइन किए। उस वक्त मैं काफी शाय और इंट्रोवर्ट किस्म की लड़की थी और ज्यादातर अपने में रहती थी क्योंकि बाहर की दुनिया की समझ मुझे कहाँ थी। 2 साल बीत गए और मैं डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट्स जीतने लगी, स्टेट टूर्नामेंट्स खेलने लगी। लेकिन अचानक से एक दिन क्लास के सभी बच्चों ने मेरा नाम काली कौड़ी रख दिया। स्कूल में भी हालात कुछ ऐसे ही थे। लोग मुझे ब्लैक पैंथर, जली हुई हॉकी स्टिक ऐसे नाम से बुलाते थे और मुझसे बात करने से या मुझसे दोस्ती करने से इनकार कर देते थे। बैडमिंटन क्लास का एक किस्सा मुझे याद है जहां जिस दिन मेरा जन्मदिन था उस दिन एक और लड़के का भी जन्मदिन था और हमारे कोच ने हम दोनों के लिए एक ही केक लाया था जिसे हम दोनों आपस में बांट सके। जब ये बात उस लड़के को पता चली तब उस लड़के ने कहा कि अगर ये काली लड़की भी इस केक को हाथ लगाने वाली होगी तो ये केक दूषित हो जाएगा और ऐसा काला केक मैं नहीं खाऊंगा। तब मुझे बाजू में बिठा दिया गया और उस लड़के का जन्मदिन मनाया गया, जबकि मेरा भी जन्मदिन था और लोग सिर्फ मुझ पे हंस रहे थे। जब मैंने ये बात घर जाके बताई तब मेरे मम्मी पापा मेरे कोच के पास आए और उनसे शिकायत कर दी। मेरे कोच ने कहा कि ये सब चीजें तो बच्चों में होती रहती है, इसे आप ज्यादा सीरियसली ना ले तो ही बेहतर होगा। ऐसा कह के मेरे कोच ने उन्हें घर भेज दिया और जब मेरे मम्मी पापा घर गए तब मेरे कोच ने मुझे अकेले में बुला के धमका के कहा कि अगर ये बात वापस किसी को पता चली या तुमने तुम्हारे घर पे अगर ये बात वापस बताई तो इसके अंजाम बुरे होंगे। और उस दिन के बाद से मेरे कोच का बर्ताव एकदम से बदल गया। अगर मैं अच्छा नहीं खेलती थी तो मेरे कोच मुझे दीवार को मुंह करके खड़े हो जाने को कहते थे और किसी लड़के को मेरे पीछे बट पे शटल्स मारने को कहते थे और लोग सिर्फ इसका मजा लेते थे और इस पे हंसते थे। ऐसा सहते सहते 6 साल हो गए और मैं ऑल इंडिया सब जूनियर लेवल टूर्नामेंट्स खेलने लगी, लेकिन दिन ब दिन मेरी रैगिंग भी बहुत बढ़ रही थी। एक दिन किसी लड़के ने मुझे बिना किसी वजह थप्पड़ मार दिया और मैं कोर्ट पे गिर गई। मैं जैसे तैसे उठी तो देखा कि कुछ बच्चे मुंह दबा के हंस रहे थे। बस अब मुझसे और सहा नहीं गया और मैंने वापस घर जाके शिकायत कर दी। तब मेरे मम्मी पापा ने इस बार अथॉरिटीज को कंप्लेन कर दी और उन्हें लेटर भी लिख दिया, लेकिन वहां पे भी लोगों ने ये मैटर कुछ सीरियसली नहीं लिया। अब तक तो मुझे विश्वास हो चुका था कि शायद मैं
शायद मैं दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की हूँ, या शायद किसी को मैं कभी अच्छी लग ही नहीं सकती। और इसी सोच की वजह से मैं 10th स्टैंडर्ड में थी जब मैंने स्कूल के छत से कूद के सुसाइड करने का डिसीजन ले लिया। तब मेरे एक दोस्त ने मुझे देख भी लिया था और उसने मुझसे कहा था कि कम से कम अपने घर वालों के बारे में तो सोच लो। और तब मुझे इस बात का अंदाजा हुआ कि मैं जो कदम उठा रही हूँ वो बिना सोचे समझे उठा रही हूँ। मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मेरी ढाल बन के मेरे लिए मेरे साथ लड़े हैं ये लोग। और अगर मैं ये कदम उठाती हूँ तो शायद उन्हें बहुत गहरा सदमा पहुंच सकता है। इन सब से मैं बाहर निकलना चाहती थी और इसकी वजह से मैंने बैडमिंटन छोड़ने का डिसीजन ले लिया। जब लोगों को ये बात पता चली तब लोग काफी ताने मारने लगे, जैसे कि शायद तुम में ही कोई गलती होगी या फिर तुम्हारी वजह से ही ये सब हुआ है, तुमने ही कुछ किया होगा, वगैरह वगैरह। अब तक तो ये तानों की आदत मुझे लग चुकी थी और फिर 11th और 12th मेरे करियर के सबसे इम्पोर्टेंट साल होने वाले थे। इसीलिए फिर मैंने ऐसा फैसला लिया कि 2 साल मेरा मन पढ़ाई में लगा दूंगी। मैंने जम के पढ़ाई कर ली और मेरी JEE की एग्जाम्स क्लियर कर ली। मैं इंजीनियरिंग पढ़ने दूसरे शहर जा पहुंची। अंदर से काफी डिप्रेस थी, लेकिन दूसरे शहर में माहौल काफी अलग था। वहां लोग मुझसे बात करना चाह रहे थे, मुझे समझना चाह रहे थे और वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। धीरे 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 मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया और मैंने मेरे एक दोस्त को मेरी कहानी बता दी। तब मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि तुम मेंटल हेल्थ के बारे में थोड़ा पढ़ क्यों नहीं लेती। मैं 18 साल की थी जब मुझे मेंटल हेल्थ के बारे में पहली बार पता चला। अब मुझे ऐसा लगता है शायद इसके बारे में पहले पता होता तो चीजें काफी अलग होती। खैर, आपको ये बातें जान के हैरानी होगी कि 50% सुइसाइड के जो केसेस है उनकी वजह मेंटल हेल्थ है। 1,60,000 से ज्यादा बच्चे स्कूल या कॉलेजेस जाने से डरते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी किसी बुलिंग के या किसी के शिकार हो चुके होते हैं और वो मेंटल हेल्थ की बीमारियों से जूझ रहे होते हैं। मेंटल हेल्थ की बीमारियां जैसे PTSD, डिप्रेशन, एंजाइटी, इम्पोस्टर सिंड्रोम। देखा जाए तो 70% बुलिंग के केसेस कभी रिपोर्ट ही नहीं होते हैं डर की वजह से। और जिस माहौल में डर पनपता है वहां तुम कितने भी एंटी बुलिंग लॉज निकाल लो, जीरो टॉलरेंस पॉलिसीज निकाल लो, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। मेंटल हेल्थ बीमारियां, मेंटल हेल्थ इलनेसेस कभी भी किसी को भी हो सकती है और इसके बारे में जानकारी देना बहुत जरूरी है। मेंटल हेल्थ के कई सारे सिम्टम्स है, जैसे कि भूख नहीं लगना या फिर ज्यादा ही भूख लगना, रात भर नींद नहीं आना, कुछ कुछ जो हमारे काम है जैसे कि असाइनमेंट है, होमवर्क्स है, वो भूल जाना, या फिर खाली खाली सा महसूस होना। और ऐसी बातें अगर आपको लग रहा है कि आपके ऐसे सिम्टम्स हैं, आपके अगर मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो मेरे एक दोस्त ने मुझे एडवाइस दी थी जो मैं आज तक फॉलो करती हूँ। अगर आपको ऐसे कुछ इमोशंस आ रहे हैं कि रोना आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो मैं उन इमोशंस के साथ बैठ जाती हूँ। उनसे भागना नहीं, उनके साथ बैठ जाना है। ये करना काफी मुश्किल है, लेकिन इसके 2 फायदे हैं। एक तो आपका पेशेंस बढ़ेगा और दूसरी बात तो आपको महसूस होगा कि आप खुद के कंट्रोल में हैं। और अगर आपको ऐसा लगने लगा है कि ये चीजें मेरे बर्दाश्त के बाहर हो रही है, तो आप लोगों से बात करें, चाहे वो आपका दोस्त हो, आपके रिश्तेदार हो, माँ बाप हो, भाई बहन हो, कोई भी हो, लेकिन उनसे बात करें। मेंटल हेल्थ की वजह से लोगों की जाने जाती है। और अगर आप उन लोगों में से है जो किसी के प्रॉब्लम सुन रहे हैं, तो सबसे पहले उन्हें सुन के लो, उन्हें समझ के लो। जाते जाते एक मैसेज मैं देना चाहूंगी कि अगर
आजू बाजू में, आपके इर्द गिर्द कहीं गलत चीजें, जैसे कि कोई किसी को परेशान कर रहा है या कोई बुली हो रहा है, ऐसी चीजें अगर आप देख रहे हैं तो जाके वहां आवाज उठाइए। एक आवाज की ताकत भी बहुत होती है। मैंने जो गलती की थी, मैंने चुप बैठने की गलती की थी। मुझे ऐसा लगता था कि अभी जाने दो, बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। देखा जाए तो ये सब चीजें दिखने में काफी मामूली लगती है, लेकिन इसका असर जिंदगी भर तक रहता है। इसीलिए अगले बार जब होगा तब देख लेंगे। इस ऐसे मौके के लिए वेट मत करो। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सिटीजन्स होने के नाते हम एक ऐसी सेफ स्पेस क्रिएट करें जहां लोग खुल के अपने प्रॉब्लम्स बता सके। और अगर हमें बदलाव लाना है तो वो बदलाव हमारे अंदर से आना चाहिए। हमें बदलाव लाने की इच्छा जब जगेगी तभी बदलाव आएगा। जब हम एक दूसरे के डिफरेंसेस को समझ पाएंगे, जब उन्हें एक्सेप्ट करने लगेंगे, तभी बदलाव आएगा। मेंटल हेल्थ के बारे में छोटे बच्चों को भी जानकारी देना बहुत जरूरी है, लोगों से बात करना जरूरी है। मेंटल हेल्थ के बारे में जो गलती मैंने की वो आप ना करें और मेंटल हेल्थ को अपनी प्रायोरिटी बना लें। मेरा टॉक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मेरा CV लिया और मेरे हाथ पे ही रख दिया। बोला तुम यूपी वाले आ क्यों जाते हो जब तुम्हें बोलना ही नहीं आता। मेरा नाम लक्ष्मी वर्मा है। मैं बेसिकली फिरोजाबाद यूपी से हूँ। फर्स्ट टाइम जब दिल्ली आई तो मेरा पहला इंटरव्यू था, तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो इंट्रोड्यूशन में क्या बोलते हैं मुझे ये नहीं पता था, तो मैं चुप हो गई। तो उन्होंने मेरा CV लिया और मेरे हाथ पे ही रख दिया। बोला तुम यूपी वाले आ क्यों जाते हो जब तुम्हें बोलना ही नहीं आता। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे मुंह पे तमाचा दिया हो, और मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उससे कुछ बोल भी नहीं सकती थी। तो फिर मैंने CV लिया और लौट के चली आई। फिर उसके बाद तो फिर मैंने इंटरव्यू ही नहीं दिए। इंग्लिश लगता तो था ज़रूरी है, कोशिश भी की, सीखूंगी, ट्राई भी किया। एक दो बार किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया, तो फिर प्रॉब्लम क्या होती थी, इंस्टीट्यूट में जाना होता है, फिर इतना टाइम नहीं होता था कि पढ़ना भी होता था और जॉब्स भी करनी होती थी। सब कह देते हैं इंग्लिश सीखने के लिए एनवायरनमेंट चाहिए, माहौल चाहिए होता है, लोगों से बात करोगे तभी आएगी। अब बात करने के लिए भी तो वो लोग होने चाहिए जो आपसे बात करना चाहें। मैं जो स्टॉक्स की वीडियोस देखती थी मोटिवेशन के लिए, तो लास्ट में एक एडवर्टाइजमेंट था, तो वहाँ पे बोला था कि हमारे एक ऐप है जो स्किल का, तो आप उसे डाउनलोड करिए। तो मैंने सब्सक्रिप्शन कर लिया, और लेकिन सब्सक्रिप्शन की अमाउंट भी इतनी नॉमिनल थी कि मैंने तो सोचा भी नहीं था इतने कम दाम में इतना अच्छा प्रोडक्ट मिल सकता है। सबसे अच्छा जो बेस्ट पार्ट मुझे लगा वो था प्रैक्टिस का, जो मुझे चाहिए था एक्चुअल में, जो मैं ढूंढ रही थी इतने टाइम से। तो अब ऐसा है कि मैं इतना एबल हूँ कि हाँ ठीक है, मैं बात कर सकती हूँ, इंटरव्यूज फेस कर सकती हूँ। नाउ आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। थैंक यू जोश।